प्लेटू समुद्र तल से 300 से 1000 मीटर वाले ऊंचाई वाले स्थल होते हैं। यहाँ का जो परिदृश्य होता है उसमें कृषि की जाती है तथा जहाँ भी पहाड़ियाँ होती है वहाँ स्टेप फार्मिंग या फिर सीढ़ीदार कृषि होती है। तो देखते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया का कैसा है। भारतीय भू आकृति विभाजन में हमने हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान और भारतीय मरुस्थल के बारे में जानकारी ली थी। अभी हम देखेंगे चौथा विभाग, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। तो यह है दिल्ली कटक और यह है राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इस बड़े क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। भारतीय भू आकृतिक विभाजन में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही है। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर इतना है। इस पठार की जो लंबाई है उत्तर दक्षिण वो 1600 किलोमीटर इतनी है। लंबाई की तुलना में चौड़ाई थोड़ी कम है, वो है 1400 किलोमीटर इतनी। यह पठार उत्तर में थोड़ा कम ऊंचा है, यानी 100 मीटर इतना ही ऊंचा है, लेकिन दक्षिण में ये 1000 मीटर तक ऊंचा है। और इसकी जो ढलान है वो पूरब और दक्षिण पूर्व की तरफ है, क्योंकि इस पर उद्गमित होने वाली जो नदियां हैं वह इस पठार से बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी कटा फटा सा पठार है। इस पठार पर अनेक पहाड़ियाँ और नदियाँ स्थित हैं। इस पठार के 2 हिस्से किए गए हैं। तो यह है नर्मदा नदी, जो भारत की सबसे लंबी पश्चिम में बहने वाली नदी है। तो नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा घाटी नदी के उत्तर की ओर यह विंध्य की पर्वत श्रेणियाँ हैं और यह है अरावली की पर्वत श्रेणियाँ। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच का जो हिस्सा है, जो पूरब की तरफ, इस पठार को कहा जाता है केंद्रीय उच्च भूमि। तो प्रायद्वीप पठार का ये उत्तरी हिस्सा है जिसे कहा जाता है केंद्रीय उच्च भूमि। इसे भी अनेक, इसको दक्षिण का जो हिस्सा है उसमें सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। तो ऐसे 2 हिस्से बनने हैं प्रायद्वीपीय पठार के। इसमें हम देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि की जो पठार है छोटे छोटे वो कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार यह पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान और पश्चिम गुजरात इस क्षेत्र में फैला हुआ है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में। मालवा के उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ कैमूर की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये जो श्रेणियाँ हैं ये विंध्य की ही पर्वत श्रेणियों का हिस्सा है। तो इसके पूर्व में है बाघेलखंड का पठार। बाघेलखंड का पठार उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में फैला है। यहाँ छोटा नागपुर का पठार है। ज़्यादातर हिस्सा झारखंड में है। इस तरह से अरावली पर्वत के पूर्व की ओर हम जैसे जाएंगे वैसे वैसे मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार हमको दिखाई पड़ता है। इसके बाद एक अलग से पूरब की ओर फैला हुआ पठार है, ये है शिलोंग का पठार। इसे मेघालय का भी पठार कहा जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको मालूम ही है, गारो, जैंतिया, खासी, मिकिर। तो इस पहाड़ियों में सबसे पश्चिम की ओर की जो पहाड़ी है वो है गारो और ये है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ये पहाड़ियों के बीच में जो गैप है इसे कहा जाता है गारो राजमहल अंतराल या फिर
गारो राजमहल गैप। अभी हम देखेंगे दक्कन का पठार। तो दक्कन का जो पठार है वो प्रायद्वीप पठार का दक्षिण का हिस्सा है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में यह सातपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये तापी नदी, सातपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है महादेव की पहाड़ियाँ। सातपुड़ा, महादेव की पहाड़ियाँ और फिर मैकाल। यह पहाड़ियाँ प्रायद्वीप दक्कन के पठार का उत्तरी सीमा निश्चित करती है। तो उत्तर की सीमा के बाद हम देखेंगे इसकी पूर्व और पश्चिम सीमा। तो यह है पश्चिम घाट यानी वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट यह दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा है और यहाँ है पूर्व घाट यानी ईस्टर्न घाट। तो यह है दक्कन के पठार की पूर्वीय सीमा। इनके बीच में यह फैला है दक्कन का पठार, जो प्रायद्वीप पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है। दक्कन का पठार ये लावा से बना हुआ है। ये है और एक पठार महत्वपूर्ण दंडकारण्य पठार, जो ज़्यादातर ओडिशा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में तथा आंध्र प्रदेश तक भी ये पठार फैला हुआ है। इस पठार की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है इंद्रावती। दक्कन के पठार में बहुत ही महत्वपूर्ण पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उसमें है गोदावरी है, कृष्णा और कावेरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ एवं पर्वत हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे अरावली पर्वत। यह श्रेणी सबसे प्राचीन श्रेणी है, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अहमदाबाद तक फैली हुई है। अरावली पर्वत यह बहुत ही प्राचीन, हिमालय इतनी प्राचीन है। यह पहले वली पर्वत के रूप में थी, लेकिन अभी अपरदन के कारण ये अभी अवशिष्ट पर्वत का रूप धारण कर चुकी है। इसकी लंबाई जो है 692 किलोमीटर है। लूनी नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है और दूसरी उद्गमित होने वाली नदी है साबरमती, जो दक्षिण में खंबात के खाड़ी में जाके मिलती है। अरावली के पूर्व की ओर बहने वाली बानस नदी और साबरमती के बीच में अरावली एक जल विभाजक के रूप में है। बानस नदी आगे जाके चंबल नदी को मिलती है, जो यमुना की सहायक नदी है और यमुना या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अरावली पर्वत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो ये है नर्मदा नदी, जो भ्रंश घाटी से बहती है। भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। नर्मदा नदी के उत्तर की ओर विंध्य पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत श्रेणी आगे जाकर उत्तर पूर्व में मुड़ जाती है। ये यहाँ कैमूर और भांडेर इन नाम से विख्यात है। विंध्य पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है वो 1200 किलोमीटर इतनी है। अभी नर्मदा के दक्षिण में सातपुड़ा पर्वत श्रेणी है। नर्मदा और तापी जो सातपुड़ा के दक्षिण में बहती है, तो नर्मदा और तापी के बीच में
सातपुड़ा पर्वतश्रेणी है जो पश्चिम के राजपीपला पहाड़ी से शुरू होकर पूर्व में आगे बढ़ती है। इसमें यहाँ महादेव की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है और मैकाल की पहाड़ियाँ भी इसकी ही श्रेणियाँ हैं। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर इतनी है। यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश पचमढ़ी में स्थित है, तथा अमरकंटक ये भी सबसे ऊंची चोटी है जहाँ से नर्मदा नदी उद्गमित होती है। अब आगे की जो पर्वत श्रेणी है वो है गडजात पहाड़ियाँ। ओडिशा उच्च भूमि भी इसे कहा जाता है। ये 382 किलोमीटर लंबी है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली है और इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो है महेंद्रगिरी। इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, जैसे पश्चिम घाट पश्चिम की ओर और ये पूर्व घाट पूर्व की ओर। इसके बारे में आगे विस्तार से जानकारी लेंगे। द्वीपीय पठार की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम और पूर्व घाट। ये भारतीय जलवायु और ख़ासकर मानसून को बहुत प्रभावित करती है। इसमें सबसे पहले देखेंगे वेस्टर्न घाट या पश्चिम घाट। तो पश्चिम घाट तप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक पश्चिम किनार पट्टी को समांतर फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। यह पर्वत श्रेणी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु ऐसे 6 राज्यों से गुजरती है। इसमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी जो केरला में स्थित है। पश्चिम घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है और सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र में वो है कलसुबाई। पश्चिम घाट या दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो शाखा है इन पहाड़ियों को टकराती है और यह बहुत ज़्यादा पैमाने पर वर्षा देती है और इससे ही ये छोटी छोटी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उद्गमित होती है जो अरब सागर को मिलती है। अब हम कुछ गैप्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे जो मेजर गैप है वो है गोवा गैप। उसके बाद मुंबई और पुणे के बीच में है भोर घाट। तो भोर घाट पास ये मुंबई और पुणे के बीच का एक रास्ता है। पासेस का महत्व बहुत है क्योंकि इसी के थ्रू रास्ते बनते हैं। तो थाल घाट ये मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला रास्ता बनाता है। इसे कसारा घाट भी कहा जाता है। और दक्षिण में पाल घाट है जो कोयम्बतूर और तमिलनाडु के बीच में है। इसी के उत्तर की ओर नीलगिरी पर्वत है जहाँ की ऊंची चोटी दोड़ा बेट्टा है। अब हम देखेंगे पूर्व घाट। पूर्व घाट यह एक अनियमित पर्वत श्रृंखला है। ये ओडिशा से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ हिस्सा तेलंगाना तक ऐसे 4 राज्यों से गुजरती है। इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर इतनी है। पूर्व घाट को इसमें सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है जो 1690 मीटर है। कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स मतलब भारतीय तटीय मैदाने एवं द्वीप समूह, इनकी जानकारी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।